तो मैं चेतन लाल रेगर, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सापरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकंड में समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में जो अध्याय है उपकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे। उपकल्पना क्या है, इसके अर्थ और परिभाषा से शुरुआत करते हुए हम ये चर्चा करेंगे कि सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि प्राकल्पना या उपकल्पना क्या है। तो उपकल्पना एक ऐसी महत्वपूर्ण रिसर्च की एक आवश्यक विषय वस्तु है जिसके बिना कि अनुसंधान कार्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि कोई भी अनुसंधान करने वाला अनुसंधानकर्ता जब अनुसंधान प्रारंभ करता है तो सर्वप्रथम उसको एक कोई न कोई समस्या का चुनाव करना पड़ता है। जब तक वह समस्या का चुनाव नहीं करेगा, कोई विषय वस्तु का चुनाव नहीं करेगा, या जब तक वो ये नहीं पता करेगा या ये नहीं जान पाएगा कि मुझे किस चीज़ का अध्ययन करना है, किसके बारे में पता लगाना है, तो उसका अनुसंधान कार्य के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य, अनुसंधान कार्य के लिए जो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, जो विषय होता है, जिसका चुनाव करना पड़ता है, वही प्राकल्पना कहलाती है। अर्थात सामान्य अर्थ में हम ये कह सकते हैं एक समस्या का चुनाव, जिसके लिए अनुसंधान कार्य अपना कार्य प्रारंभ करता है। फिर भी इसके संदर्भ में अनेक अनुसंधान करने वाले समाजशास्त्रियों ने अध्ययन के आधार पर इसकी कुछ विशेष परिभाषाएं बताई, जिससे हम और स्पष्ट समझ सकते हैं कि अनुसंधान की प्राकल्पना क्या है या उपकल्पना क्या है। तो सबसे पहले हम इसके गुड्डे एवं हार्टने के अनुसार प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। दूसरा, पीवी यंग ने भी कहा था, एक कार्यवाक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाक प्राकल्पना माना जाता है। इसी प्रकार पीएच मन के शब्दों में कहा, प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। इसी प्रकार टाउनसेंड ने भी कहा था कि प्राकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया एक आंसर है, अर्थात उत्तर है। तो कहने का तात्पर्य, इन सभी समाजशास्त्रियों ने जो अनुसंधान की उपकल्पना या प्राकल्पना के संदर्भ में जो परिभाषा दी, वो सभी है कि एक काम चलाऊ अनुमान है जिसकी सत्यता की परीक्षा बाकी है। तो कहने का तात्पर्य, हम अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने के लिए जो विषय वस्तु चयन करते हैं वो एक प्राकल्पना मानी जा सकती है। प्राकल्पना की कुछ विशेषताएं हैं, कई सारी विशेषताएं, लेकिन एक अच्छी या उपयोगी तो प्राकल्पना हम किसको कह सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ विशेषताएं जो समाजशास्त्र ने बताई है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहली जो प्राकल्पना की विशेषता है जिसको हम उपयोगी या अच्छी कह सकते हैं वह है क्लियरिटी, अर्थात स्पष्टता। प्राकल्पनाएं दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक तो भाषा की दृष्टि से, दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। प्राकल्पना में जो भी शब्द काम में ले जाते हैं उनके कार्य विचार स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि भ्रम रहित होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। तो प्राकल्पना में जो प्रयोग ले जाने वाले शब्द हो ऐसे हों जो दूसरे लोगों के आसानी से समझ में आ जाए। तो स्पष्टता वाली प्राकल्पना को एक अच्छी उपकल्पना या प्राकल्पना कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है वह है प्रयोग सिद्धता, अर्थात प्राकल्पना में इस प्रकार की आवश्यकताओं अवधारणा का उपयोग होना चाहिए जिसकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। प्राकल्पना में किसी नैतिकता अथवा आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अर्थात उसमें अच्छे हैं या बुरे हैं जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तब प्राकल्पनाएं वास्तविक और वैज्ञानिक आधार पर जांच करने योग्य होनी चाहिए, तो उसे ही हम आसानी या उपयोगी वाली प्राकल्पनाएं कर सकते हैं। तो प्रयोग शुद्धता का जो विशेषता है का गुण भी इसमें होना चाहिए। तीसरी जो विशेषता है वह है विशिष्टता, यानी स्पेसिफिसिटी, अर्थात एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी भी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है और उसका क्षेत्र भी विस्तृत व अनिश्चित होता है। तो ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती है। अतः यह आवश्यक है कि उपयोगी प्राकल्पनाओं के लिए हम विशिष्ट
और छोटी छोटी प्राकल्पनाएं बनाएं जो हमें तथ्यों के संकलन करने में, शोध को व्यवस्थित करने में और निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सके। तो अर्थात तीसरी विशेषता जो है वो विशिष्टता के संदर्भ में कही गई है। चौथी विशेषता है जो प्राकल्पनाएं होनी चाहिए वो उपलब्ध परिविधियों से संबंधित होना चाहिए। अर्थात प्राकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसकी सत्यता की परख जो है वो उपलब्ध परिविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध परिविधियों की जानकारी हो। ऐसी प्राकल्पनाएं अनुसंधान की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती है जिसके परीक्षण के लिए हमारे पास परिविधियां उपलब्ध नहीं हैं। तो इस संबंध में गुड्डे हार्टने भी लिखते हैं कि जो सिद्धांतकार यह नहीं जानता कि उसकी प्राकल्पनाओं की जांच के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जा सकती या उपलब्ध हैं, तो वह उपयोगी प्रश्नों का निर्माण करने में असफल रहेगा। अतः स्पष्ट है कि प्राकल्पनाएं जो हैं वो प्रचलित जो परिविधियां हैं उसकी पहुंच में होनी चाहिए, किंतु इसका ये तात्पर्य नहीं है कि प्राकल्पनाओं की जांच के लिए हमें नई परिविधियों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में विभिन्न समस्याएं एवं प्राकल्पनाएं अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों ने नए नए विधियों को भी जन्म दिया है। तो कहने का तात्पर्य जो भी प्राकल्पनाएं हो, निर्मित हो, बनाई जाए तो जो उपलब्ध जो विधियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको निर्मित की जानी चाहिए। नंबर 5 है सिद्धांत समूह से संबंधित। अब सिद्धांत समूह से संबंधित होगी तो वो उपकल्पना भी उपयोगी या अच्छी मानी जाएगी। तो इसके संदर्भ में भी गुड्डे हार्ट ने कहा है, कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के नौसिखिए विद्यार्थी इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं जो कि उसकी उपकल्पना किसी भी सिद्धांत से रिलेटेड नहीं होती है। सामान्यतः वैसे सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं जो उन्हें रुचिकर या आकर्षक लगते हों। वे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उसका अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उसकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक होगा भी या नहीं। तो अर्थात वो लिखते हैं कि एक विज्ञान तभी संचय बन सकता है जब वह उपलब्ध तथ्यों तथा सिद्धांतों व समूह पर पूर्ण रूप से लागू होता हो। यानी प्रत्येक अध्ययन एक पृथक सर्वेक्षण के रूप में होगा तो विज्ञान का विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए प्राकल्पनाएं और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर है। तो विज्ञान के विकास के लिए प्राकल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत समूह से संबंधित प्राकल्पनाएं होनी चाहिए कहने का तात्पर्य है। और अंतिम और छठी विशेषता है सिंप्लिसिटी अर्थात सरलता। एक उत्तम प्राकल्पना में सरलता का गुण का होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि इसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राकल्पनाएं जटिल एवं परीक्षण के अयोग्य हो जाती हैं। इस संदर्भ में श्रीमती यंग ने भी कहा था कि जो अनुसंधान करता, जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित है एवं सूझबूझ रखता हो वह प्राकल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। और वे ये भी लिखती हैं कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का उस्तरा भी कहा गया है। सरलता का अर्थ यह नहीं है कि प्राकल्पनाएं सामान्य जन के लिए बोधगम्य हो। बहुत अधिक सरल प्राकल्पनाएं जो होती है वो घातक भी सिद्ध होती है। तो अर्थात जो सरलता के दृष्टिकोण से जो उपयोगी हो वो प्राकल्पना इसमें होनी चाहिए। इस प्रकार एक अच्छी उपकल्पना के लिए हमें इन 6 विशेषताओं वाली प्राकल्पनाओं का ध्यान किया रखना चाहिए। थैंक यू।